अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को बहुत ईजी मेथड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इनर्शिया की वजह से होती है। अब सबसे पहले तो बेटा हमें यह समझना है कि टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। अब बेटा तो सिंपल एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जैसे बोर्ड मार्कर है, मैं इसको बिल्कुल सीधा थ्रो करता हूं। अब ये बिल्कुल सीधा अगर जाता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर बोर्ड मार्कर जाता है, तो हम ये कहते हैं कि बोर्ड मार्कर की ये जो डायरेक्शन है ये वन डायमेंशन है, या हम ये कह देते हैं कि ये बोर्ड मार्कर अलोंग एक्स एक्सिस मोशन में है। इसी तरह से अगर इस बोर्ड मार्कर को मैं यहां से नीचे गिरा देता हूं, बोर्ड मार्कर जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो बोर्ड मार्कर एक पॉइंट से ऐसे नीचे आ रहा है। अब इसकी ये जो मोशन है बेटा, ये भी वन डायमेंशन होगी और ये अलोंग वाई एक्सिस होगी। ये तो थी बेटा वन डायमेंशन मोशन along x axis along y axis। अब टॉपिक में है टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होगी कि बेटा हमारे पास इस पॉइंट पर फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आप किक करते हैं। फुटबॉल को जब बेटा किक किया जाता है तो फुटबॉल क्या होती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर आगे की तरफ जाती है, फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है। तो फुटबॉल को जब आप किक करेंगे तो ये फुटबॉल का जो पाथ होगा इस तरह से बनेगा, यानी फुटबॉल ऊपर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ जा रही है। अब फुटबॉल की इस मोशन में आप देखें कि फुटबॉल आगे की तरफ जब जा रही है, यहां से आगे जा रही है, तो ये इसकी वन डायमेंशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। और इसी तरह से फुटबॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है और यहां से नीचे की तरफ आ रही है। तो आप देखिए कि हमने जब फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल की जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में भी हमें मिल रही है, वाई एक्सिस में भी हमें मिल रही है। फुटबॉल आगे की तरफ भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, और इस पॉइंट से फुटबॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब इस तरह की जो मोशन होती है बेटा, इस मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि यहां पर बॉडी सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। तो ये जो मोशन होती है ये कहलाएगी टू डायमेंशनल मोशन। या इसको मजीद आसान एग्जांपल से देखें कि ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर को मैं ऐसे थ्रो करता हूं। अब बोर्ड मार्कर ऊपर की तरफ भी जा रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है, फिर नीचे की तरफ भी जा रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है, और वो डाउनवर्ड मोशन पर जाकर नीचे गिर जाएगा। तो अब ये बोर्ड मार्कर की मोशन जो थी ये अलोंग एक्स एक्सिस भी थी, अलोंग वाई एक्सिस भी थी। इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन, और यही टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इनर्शिया का क्या रोल होगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसका रोल बताना है और इनर्शिया का रोल बताना है। अब देखिए बेटा, जब हमने फुटबॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो फुटबॉल जब आगे की तरफ जा रही होगी, अब फोर्स तो हमने इस पॉइंट पर लगाई है, फोर्स हमने यहां पर लगाई है, लेकिन फुटबॉल यहां पर आगे की तरफ भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है। फुटबॉल जब आगे की तरफ जा रही होगी तो ये बेटा होगा इनर्शिया की वजह से।
क्योंकि हमने फोर्स जब लगाई है, फोर्स के लगाने पर बॉडी आगे की तरफ खुद जा रही है। अब इन पॉइंट्स पर फोर्स नहीं लगाई जा रही, तो ये जो इसकी आगे की तरफ मोशन होगी, ये मोशन होगी इनर्शिया की वजह से। और इसी तरह से अगर फुटबॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बेटा अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो यहां पर फुटबॉल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ अगर जा रही है फुटबॉल तो यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस होगा। और इसी तरह से जब फुटबॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो यहां पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटी की वजह से फुटबॉल नीचे आ रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां +9.8 होगा। तो इस तरह से आपने डिफाइन में बताना है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इनर्शिया। इनर्शिया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट आपने ये बताना है कि जो बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में होती है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे बोर्ड मार्कर है, अगर ये 2 डायमेंशनल मोशन में जाता है तो बोर्ड मार्कर प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। फुटबॉल को हम किक करते हैं, फुटबॉल भी 2 डायमेंशनल मोशन में जाती है तो फुटबॉल भी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें डिफाइन ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब देखिए बेटा, जब हमने फुटबॉल को इस पॉइंट से किक किया तो फुटबॉल का जो पाथ बना वो ये है। अब इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे। और प्रोजेक्टाइल में नॉर्मली जो पाथ बनता है वो पैराबोला होता है, जैसा कि इस डायग्राम में बना हुआ है। अब ये जो पाथ है बेटा, ये पैराबोला पाथ है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि ट्रैजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है वो पैराबोला होती है, यानी प्रोजेक्टाइल पैराबोला पाथ को फॉलो करता है। आगे बेटा इसमें आप एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल में पहली एग्जांपल तो आपने फुटबॉल की बता देनी है कि जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल को किक करने पर फुटबॉल की जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और उस दौरान फुटबॉल 2 डायमेंशन में ट्रैवल करती है। सेकंड एग्जांपल में बेटा आप ये बताएंगे कि एरोप्लेन के जरिए जब बॉम्ब को गिराया जाता है, एरोप्लेन सीधा जा रहा है, यहां से बॉम्ब को गिराया जाएगा। बॉम्ब को जब गिराया जाता है तो बॉम्ब के गिरने का जो पाथ बनता है वो भी पैराबोला बनता है। नेक्स्ट इसमें आपने अजम्पशन बतानी है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। अब ये कुछ बातें आपने अज्यूम करनी है, इसके बगैर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपने ये कंसीडर करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे तो हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने कंसीडर करना है अर्थ फ्लैट है। अब वैसे तो अर्थ राउंड शेप में होती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने उसको फ्लैट कंसीडर करना है, क्योंकि अगर राउंड शेप में कंसीडर करेंगे तो राउंड शेप में तो वो प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो हमने अर्थ को कंसीडर करना है फ्लैट, कि अर्थ बिल्कुल सीधी है और हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात बेटा आपने बतानी है कि अर्थ की रोटेशन नहीं है। वैसे तो अर्थ रोटेशनल मोशन में है, लेकिन हम यहां कंसीडर करेंगे अर्थ की रोटेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपने बताना है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब अर्थ पर तो जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है 9.8, लेकिन अर्थ से जैसे हम दूर जाते जाते हैं ना, जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो आपने जी की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर करना है, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल की 2 टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली आप थ्रो करते हैं तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह की होगी और वहां पर एक्स एक्सिस में उसका डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस में उसका डिस्टेंस क्या होगा। अब इसी बात को डायग्राम के जरिए देखते हैं। वाई एक्सिस में किसी हाइट पर है
यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है। अब जाहिर सी बात है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी और एट द एंड वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आकर गिर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आकर गिरेगा तो उस दौरान उसकी मोशन दोनों तरह से होगी कि वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जा रहा है एक्स एक्सिस में और नीचे की तरफ भी आ रहा है वाई एक्सिस में। अब आगे की तरफ वो क्यों जा रहा है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये इनर्शिया की वजह से होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर तो फोर्स एक दफा लगा दी गई है, पुश कर दिया गया है। अब आगे तो कहीं फोर्स नहीं लगाई जा रही, तो बॉडी तो आगे जा रही है। तो इनर्शिया की डिफाइन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो एक बार जब वो उसी मोशन में आ जाएगी तो आगे जब वो जाएगी इनर्शिया की वजह से आगे जाएगी। और वाई एक्सिस में या नीचे आने में जो रीजन होती है वो ग्रेविटी होगी। तो आगे जाने की वजह इनर्शिया, नीचे आने की वजह ग्रेविटी। अब पहले तो इसकी फिर आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसी बात को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट मूविंग अंडर ग्रेविटी। क्या हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली भेजा तो वो ग्रेविटी के अंडर मोशन में आता है। अब नेक्स्ट आपने बताना है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आपने ये बताना है कि जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और जब वो वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आप ये बताएंगे कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे मूव करती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफाइन हमने पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब यही बात आपने यहां पर बतानी है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन क्यों जीरो है? क्योंकि बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे जा रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक ही तरह की उसकी मोशन होगी आगे की तरफ, और बॉडी पर लगने वाली फोर्स भी जीरो है, क्योंकि फोर्स तो बेटा हमने आगे यहां पर लगाई है, फोर्स जस्ट हम यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी आगे जा रही है इनर्शिया की वजह से, तो आगे किसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो है, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ये बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहे। ये सारी बातें हॉरिजॉन्टल के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आप निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट करना है एक्स के साथ। उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन है बेटा s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s की जगह पर बेटा आ जाएगा x। इनिशियल वेलोसिटी बेटा जब x एक्सिस की डायरेक्शन में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई एक्स टी 1/2। एक्सेलरेशन जब x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स टी का स्क्वायर। तो x इक्वल टू वी आई एक्स टी। अब बेटा हमने ये बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो यहां आएगा जीरो, टी का स्क्वायर वी आई एक्स टी। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मिलेगा वी आई एक्स टी। ये आ गया बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी तरह से अब आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है कि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, जब बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की फोर्स तो यहां पर है, लेकिन नीचे आते हुए एयर रेजिस्टेंस भी होगी, हवा की रुकावट भी होगी।
लेकिन हम उस एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने यहां पर पहले बताया है कि जब भी प्रोजेक्टाइल की मोशन को हम डिस्कस करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर नहीं करना। तो एयर रेजिस्टेंस को आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप जस्ट ग्रेविटी की फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो आपने यहां बताना है इग्नोर एयर फ्रिक्शन, देयर इज ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब ग्रेविटी की फोर्स यहां पर है तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने यहां बताना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, ay इक्वल टू g। अब बॉडी जब बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो ये भी बेटा हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस में पढ़ा है कि बॉडी के ऊपर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। क्योंकि जैसे अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की एग्जांपल लूं, बोर्ड मार्कर को अगर मैं ऊपर से नीचे गिराता हूं, अब ऊपर से नीचे आते हुए पहले तो ये रेस्ट में थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जब ये नीचे आ रही होगी फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। फिर से आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे डिस्टेंस को निकालने के लिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा y, ठीक है। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी अब ये y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये होगा v/y टाइम प्लस 1/2, एक्सेलरेशन भी y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये होगा a/t का स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में हमेशा ऊपर से नीचे आते हुए जीरो होती है, तो यहां बेटा आप पुट कर देंगे 0 इंटू टी 1/2, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा 1/2 gt स्क्वायर के। तो ये बेटा हमारे पास आएगा वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहां से अगर हम टाइम निकालें कि हमारे पास टाइम कितना लगा बॉडी को वर्टिकल मोशन में, तो टाइम के लिए बेटा 2 और g, 2 डिवाइड हो रहा है वो y के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, g मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमें टाइम t चाहिए, दोनों तरफ बेटा हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, t इक्वल हो जाएगा 2y/g के। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा टाइम ड्यूरिंग वर्टिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटा हम प्रोजेक्टाइल की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब बेटा इस प्रोजेक्टाइल में ये होगा कि जैसे हमने एग्जांपल ली थी फुटबॉल की, कि फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो फुटबॉल नीचे से ऊपर की तरफ आगे जाते हुए फिर नीचे जाकर गिर जाती है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की टाइप होती है इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कि जैसे इस पॉइंट पर हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने किक किया, फुटबॉल ऐसे ऊपर की तरफ आगे जाते हुए एक पॉइंट पर नीचे आकर गिर जाएगी, इस पॉइंट पर नीचे आ जाएगी। अब इसी प्रोजेक्टाइल को बेटा हमने एक्सप्लेन करना है, तो आप इसकी डिफाइन में बताओगे व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा। अब जैसे बेटा हमने फुटबॉल को यहां से थ्रो किया, तो फुटबॉल जब थ्रो होगी तो उसका एंगल यहां कुछ ना कुछ बनेगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो आपने बताना एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इट्स मोशन इज कॉल्ड ओब्लिक। अब एक्सप्लेनेशन में आप ये बताएंगे कि हमने प्रोजेक्टाइल को कंसीडर किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। अब यहां से जो फुटबॉल जा रही है तो फुटबॉल की इस पॉइंट से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो vi होगी, और उसके पाथ का एंगल थीटा बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने एंगल बना दिया। अब यहां पर आप ये बताएंगे कि जब इस तरह की मोशन होती है तो ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का कंपोजिशन है। अब प्रोजेक्टाइल में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो तरह की मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन होगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जिसमें एक्सेलरेशन 0 होगा,
और वर्टिकल मोशन होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जिसमें एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ भी जा रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी है, वर्टिकल में भी है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होगा और वर्टिकल में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब इसी बात को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि बॉडी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। अब जब भी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेविटी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और बॉडी ऊपर जा रही है। तो इस कंडीशन में इस बॉडी की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और ये जैसे ही अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फिर जैसे ये डाउनवर्ड मोशन में आएगी, अब डाउनवर्ड मोशन में जब बॉडी आ रही है नीचे की तरफ तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटी के अट्रैक्ट करने पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और गिरने से कुछ लम्हे पहले यहां पर हमारे पास होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, और ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब इसी फाइनल वेलोसिटी के बेटा हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, यानी कि VFX को, और इसी फाइनल वेलोसिटी के हमने वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, VFY को। क्योंकि बेटा जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो आगे की तरफ भी वो जा रही थी, तो यहां उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा VFX, और नीचे की तरफ तो वो आ रही है तो यहां वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा VFY। हमने इन्हीं दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, अब बेटा वेलोसिटी का हम कंपोनेंट ले रहे हैं फाइनल, तो ये होगा VFX इक्वल टू, अब इनिशियल कंपोनेंट भी जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल होगा तो ये होगा VIX प्लस एक्सेलरेशन भी बेटा एक्स एक्सिस में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा AXT। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन तो 0 होता है, तो AX की जगह पर बेटा आप 0 को पुट कर दोगे तो इक्वेशन बेटा बन जाएगी VFX इक्वल टू VIX प्लस 0 इंटू T। तो फाइनल कंपोनेंट बेटा हमें मिलेगा VFX इक्वल टू VIX, 0T से मल्टीप्लाई होगा 0। अब बेटा ये जो x कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट रिप्रेजेंट होता है cos थीटा से, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे VI cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी VI cos थीटा। अच्छा, अब इसी तरह से आपने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए भी बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे VF इक्वल टू VI प्लस AT। अब इक्वेशन में भी आप चेंज कर देंगे, VF के साथ भी y आएगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, VIY प्लस AT, सॉरी AYT। अच्छा, अब यहां पर बेटा जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल मोशन में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब हम निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो अब ये नीचे गिरने से पहले है, तो इस पॉइंट पर जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव g के इक्वल होगा, क्योंकि ये अभी अर्थ से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको बेटा हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर बेटा इक्वेशन में आ जाएगा VFY इक्वल टू VIY प्लस माइनस G इंटू T, VFY इक्वल टू VIY माइनस GT। अब y कंपोनेंट जो होता है ये बेटा रिप्रेजेंट होता है साइन थीटा से, तो आप इसको लिख सकते हो VI साइन थीटा माइनस GT। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। अब हमने उसी फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर यहां से इसी डायग्राम को मैं अलग से बनाऊं तो VFX इस तरफ है, VFY डाउनवर्ड है, और जो VF है
वो इस तरह से इस डायरेक्शन में है। अच्छा, वी एफ का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। अब इसमें देखें कि वी एफ वाई अगर इधर आ रहा है तो इसके पैरेलल मैं यहां लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी बेटा वी एफ वाई की लाइन होगी। अब देखिए ये कंप्लीट ट्राइंगल बन गई है जिसमें हमारे पास इस लाइन पर वी एफ है, यहां पर वी एफ वाई है और इस लाइन पर है वी एफ एक्स। तो ये जो लाइन होती है बेटा ट्राइंगल में ये होगी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लाइन होगी ये होगी बेटा बेस। तो अब इसी ट्राइंगल को देखते हुए हमने वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर बेटा हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस में बेटा हमारे पास है वी एफ, तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर। बेस में हमारे पास है वी एफ एक्स, तो वी एफ एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में हमारे पास है वी एफ वाई, तो वी एफ वाई का स्क्वायर। अब बेटा हमें तो वी एफ चाहिए तो दोनों तरफ आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो वी एफ का आंसर हमारे पास आएगा वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की। अब फाइनल वेलोसिटी की अगर हम डायरेक्शन बताएं तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें एंगल से पता चलती है, तो आपने tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। अब परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास है कंपोनेंट वी एफ वाई, बेस में हमारे पास है वी एफ एक्स। तो जब डायरेक्शन यानी कि एंगल को आप निकालेंगे तो एंगल बेटा आएगा tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। tan जो बेटा यहां थीटा के साथ था तो वो जब उधर जाएगा तो उसकी वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से आपने फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को और फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब फाइनल वेलोसिटी को ही क्यों किया, क्योंकि बेटा एट द एंड जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी से तो हमने इसको फेंका था, हमने एक्चुअल में उसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया, अभी इसका बाकी पोर्शन रहता है जिसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।